हेलो दोस्तों, हम लोग अभी इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज हमने अभी तक बेसिक ही पढ़ा था, तो अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक थियरम जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे जिसका यूज़ करके हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ये थियरम और रिजल्ट जो है जिनको कोरोलरीज कहा गया है, कोरोलरी बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ थ्योरम होता है। मतलब थ्योरम के अंदर आप लोगों ने जो चीज़ प्रूव की है तो उससे ताबड़तोड़ निकलने वाला मतलब होता है कोरोलरी के अंदर, तो इसीलिए उसको कोरोलरी कहा जाता है। उसको आप थ्योरम का तो स्टेटस नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग उसको एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हो कि थ्योरम से फिर कुछ और चीज़ें ये एज अ बाय प्रोडक्ट आई है। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स और थ्योरम जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बोर्ड के, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके प्रूफ को अच्छे से ध्यान में रखना है, जो भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो थ्योरम होने के बाद में कुछ कोरोलरीज जो कि रिजल्ट्स है उनको हम प्रूव करेंगे, और फिर उसके बाद में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनका हम लोगों ने अभी तक इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखा नहीं है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला देखे उसके अंदर हमने सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है ये फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था, देखा था बेसिक डेफिनेशन से। लेकिन बेसिक डेफिनेशन से आपके tan, cot, sec एंड cosec का इंटीग्रल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग अभी थ्योरम स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरम देखने के बाद में कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, और फिर उसके बाद में इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रूफ देखेंगे कि इसका इंटीग्रल कैसे निकलता है। तो ये जितना भी आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, इसमें का कोई भी आपको एज एग्जाम्पल 2 या 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये थ्योरम 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, और जो आगे रिजल्ट्स आएंगे तो वो 1-2 मार्क्स के लिए उसका प्रूफ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया है, हम लोग अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा जो पूरा टॉपिक है, ये जो इंडिफिनिट इंटीग्रल है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सो ये जो पूरा हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल टॉपिक है, ये जो लेसन है थर्ड, तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो जिसके हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन। दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक है थर्ड टॉपिक, तो इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन देखा इंटीग्रेशन का कि क्या होता है इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है। तो ये हम लोगों ने सीखा, और फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अलग अलग टाइप के फंक्शन है जिनका हम लोग इंटीग्रल निकालने वाले हैं, तो इन फंक्शंस को 3 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाएंगे, उसका इंटीग्रल वैल्यू निकाल पाएंगे या फिर उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स ये प्रोसेस होता है टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब जब आपको फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तब उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप बाय पार्ट्स यूज करते हो। और एक और टाइप है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। सो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड टू फाइंड अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस। अब वो किस टाइप के होते हैं वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो टॉपिक है इन 3 हिस्सों में बांटा है, जिसके अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है उसके अंदर जिनको हमें इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिया है, अगर x is equals to phi of t is a differentiable function of t, is a differentiable function of t, then integral of f of x dx is equals to integral of f of phi of t phi dash of t dt, ठीक है। आप थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसके अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर क्या कंसर्न आ रहा है, ठीक है ना। बेसिकली ये थ्योरम जो है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है आपके। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे f ऑफ x इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है।
अब इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब अभी तो हमारे सामने कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसे, मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया है और आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आपको पता है कि आपके पास अभी तक क्या है, आपके हाथ में स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन से आपके पास स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रल वैल्यूज है। अब विदाउट उनके बगैर आप और किसी चीज का इंटीग्रल नहीं निकाल सकते और फंक्शन का। तो जो भी फंक्शन आपको दिया है आपको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो तब आप उसका इंटीग्रेट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पूरा टारगेट क्या होता है कि दिए हुए फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो सबसे पहले, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक f ऑफ x फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है ऐसा मानते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसकी जगह पर हम लोग फाई ऑफ t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है फाई ऑफ t जिसको x से डिनोट किया है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू t, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रूव करने के लिए कह रहे हैं आपको कि आपको इस फंक्शन का अगर इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx है ना, f ऑफ x जो है f ऑफ x का इंटीग्रल, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दिस। अब ये इसके बराबर है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए x की जगह पर फाई ऑफ t आया है, दैट इज f ऑफ फाई ऑफ t, और आपने क्योंकि x की जगह पर फाई ऑफ t सब्स्टिट्यूशन किया है, तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से dx में क्या चेंजेस आए हैं, तो वो आए हैं फाई डैश ऑफ t dt। मतलब जब आप x की जगह पर फाई ऑफ t सब्स्टिट्यूट करते हो तब dx की जगह पर फाई डैश ऑफ t dt आता है। तो ये तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसके अंदर आप जिसकी भी जगह पर सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है ना, जिस भी वेरिएबल की जगह पर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो उस हिसाब से जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर x की जगह पर फाई ऑफ t लिखा तो dx की जगह पर आएगा फाई डैश ऑफ t dt, ठीक है। तो मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट समझ गया। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी फंक्शन का अगर आप निकालना चाहते हो, इंटीग्रेट करना चाहते हो उसको, तो आप उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो भी दोनों एक ही होता है, बस सब्स्टिट्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। तो हमें अभी ये चीज प्रूव करनी है कि किसी एक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने उसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला, तो x की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूशन किया। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इसका इंटीग्रल जो भी आप निकालते हैं तो वो बराबर है, वो इक्वल है किससे, अगर आप उसी फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो मतलब बेसिकली समझ में क्या आ रहा है कि दिस इज बिफोर सब्स्टिट्यूशन, दिस फंक्शन इज बिफोर सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो फंक्शन मिल रहा है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, बिफोर सब्स्टिट्यूशन जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन दोनों के वैल्यू सेम आ रहे हैं। मतलब अगर आपको ये इस टाइप का फंक्शन दिया है तो आप बिना किसी दिक्कत के सब्स्टिट्यूशन करके उसको इंटीग्रेट कीजिए तो भी दोनों भी एक ही चीज का नतीजा माना जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मुझे ये चीज प्रूव करनी सॉरी मुझे ये चीज प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करूंगा मैं, सबसे पहले तो गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट गिवन x is equals to phi of t is a differentiable function of t, ठीक है बेटा। so this is the differential function of t, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू t तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx by dt is equals to phi dash of t, ठीक है। अब इसका आगे यूज हो सकता है तो इनको हम लोग 1 मान लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैंने 1 नाम दिया है, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे इस इंटीग्रल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मुझे प्रूव करना है, या फिर इसका वैल्यू और इस फंक्शन का वैल्यू सेम आता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं लूंगा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तब जो भी इसका फंक्शन मिलेगा वो कैपिटल f ऑफ x है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लेट लगा रहा हूँ, लेट का मतलब क्या होता है कि मानते हैं कि ऐसा मान के चलेंगे कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ रहा है
कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है बेटा? इंटीग्रेशन का डेफिनेशन कहता है कि किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन कुछ दूसरा फंक्शन आता है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होना चाहिए। सो दिस इंप्लाई, अगर मान लीजिए हमने माना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आया है, तो ये इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से क्या इंप्लाइज करता है कि इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? स्मॉल एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इंटीग्रेट, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इसके बराबर आता है, ये प्रूव करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t निकाला गया दिख रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूं अभी, मैं इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स को अगर t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो कैसे निकाला जाएगा? सो नाउ मैं इंटरेस्टेड हूं डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालने में। तो सबसे पहले तो जो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, और अगर आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये फंक्शन जो है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, लेकिन अगर ये x t के ऊपर डिपेंड करता है तब जाके आप इसका d बाई डी टी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कि ये f ऑफ x के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका और t का कोई वास्ता नहीं है, तो ये फिर बन गया कांस्टेंट। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, लेकिन कब? अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन t से नहीं है तो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x इज डिपेंडेंट ऑन t, ठीक है ना? सो x इज इक्वल टू फाई ऑफ t, मतलब आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो वो फाइनली अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? t के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डिपेंड है x के ऊपर, लेकिन x का वैल्यू डिपेंडेंट है t के ऊपर, तो इसलिए आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको dx बाई dt से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे पैरामीट्रिक में होता है। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव मुझे विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा dy dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x इनटू हम लोग x का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx बाय dt। ठीक है बेटा, अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो dy बाय dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x क्या है? इक्वेशन 3 से दिख रहा है आपको, स्मॉल f ऑफ x है, सो आप यहां पर लिख सकते हो स्मॉल f ऑफ x इनटू dx बाय dt क्या है? dx बाय dt है फाई डैश ऑफ t, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो फाई डैश ऑफ t। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आप रीजन लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारे पास लेफ्ट में है डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये dx बाई dt मैंने फाई डैश ऑफ t लिया है, और x की जगह पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ? x की जगह पर मैं रखूंगा फाई ऑफ t, ठीक है, इनटू फाई डैश ऑफ t। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो आप चाहेंगे तो x की जगह पर फाई ऑफ t लेके dx बाई dt की जगह पर फाई डैश ऑफ t, ये दोनों एक ही स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको dx बाई dt ही रखो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को स्मॉल एक्स लिखा है विद द हेल्प ऑफ 3 सिंस फ्रॉम 3। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है ये फंक्शन, तो इंडिफरेंट इंटीग्रल के डेफिनेशन से आप लोग क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कोई दूसरा फंक्शन आता है तो जो आया हुआ फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन दैट इज एफ ऑफ फाई ऑफ t इनटू फाई डैश ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा? यहाँ पर देखना है, ठीक है, दैट मस्ट बी कैपिटल एफ ऑफ x। ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैपिटल एफ ऑफ x क्या है लिखें? कैपिटल एफ ऑफ x से इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ x, सो दैट इज हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ t इनटू फाई डैश ऑफ t dt इज नथिंग बट व्हाट? कैपिटल एफ ऑफ x की जगह पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ x dx, और इसको लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रल आप ऐसे भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। ये बेसिकली आपको जनरलाइज्ड व्यू में बताता है कि आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते समय आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उस फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप चेंजेस लाते हो तो आप उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, मतलब आप दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये था थियरम। अब ये थियरम जो है सब्स्टिट्यूशन वाला, इसकी हेल्प से हम लोग कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे जिनको कोरोलरीज कहा गया है। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोग लिखो। ये सारे थियरम्स इंपॉर्टेंट है बेटा इफ वी आर थिंकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम की क्या बोल सकते हैं हम उसको, बोर्ड एग्जाम को अगर ध्यान में रखते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस है, और ओवरऑल भी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो चीज़ें कैसे हो रही है ये पहले समझना होता है। यही हमें डेफिनेशंस और थ्योरम्स बताते हैं। तो मैथमेटिक्स में जिसको डेफिनेशंस और थ्योरम्स समझ में आते हैं उसको ही असली मैथ समझता है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको सिर्फ प्रोसेस पता है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो तो फिर कैलकुलेशन ओरिएंटेड मैथ्स हुआ। मतलब है कि आप लोग सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल पा रहे हो या फिर डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आपको मेथड्स पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो आप बस वो काम कर रहे हो। वो तो अज्ञानी आदमी भी कर सकते हैं जिसका मैथ्स से कोई वास्ता नहीं। बस आप उसको बता दो कि बेटा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा दिखा तो ऐसा ऐसा करना है। लेकिन अगर आप उसका एप्लीकेशन समझ पाते हो तो मैथ समझ में आ रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हो। तो 12th से रिलेटेड जितना भी होता है आपके स्कोप में सिलेबस के, तो वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का मतलब देखा था एज अ रेट मेजर, एज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए 12th में अगर आपको। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन का मतलब जो होता है वो लिमिट ऑफ सम होता है, और फिर उसके बाद में एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात की बात है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कोरोलरीज देखेंगे। तो सबसे पहला कोरोलरी आता है हमारे सामने, सबसे पहला कोरोलरी मैं लिखूंगा, ये भी थ्योरम के जैसे होता है, इसका भी स्टेटमेंट होता है जिसका हमें प्रूफ लिखना होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, मतलब कोई भी फंक्शन है जिसका इंटीग्रल मेरे पास है g ऑफ x प्लस c, तो क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इज g ऑफ ax प्लस b बाय a प्लस c, वेयर ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो बेसिकली हम लोगों ने जो शुरुआत में रिजल्ट देखे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था रिजल्ट, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको बताया था कि x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होता है। तो इसी को हमें अभी प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए आपके पास गिवन है ये वाला चीज, ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। तो अभी आपके पास गिवन क्या है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, मतलब कोई भी फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल g ऑफ x आपको लिखना है। ठीक है, मतलब f के फॉर्म में है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हम लोग लेते हैं लेट i be equals to इंटीग्रल ऑफ f of ax plus b dx। ठीक है, अब मैं ax plus b की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ। सो ax plus b is equals to t, put ax plus b is equals to t। तो इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। देखो जब भी हम कोई वेरिएबल की जगह पर दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हुए तब हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। इंटीग्रेट, देखो आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि आपको देखो आपने इसकी जगह पर तो t रख दिया, लेकिन व्हाट अबाउट dx, dx को भी तो आपको t के अंदर कन्वर्ट करना होगा ना। तो इसके लिए आपको देखना होता है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखना है जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, उसी के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मैं जब एग्जांपल लूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब आपको ये मैंने बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ax का डेरिवेटिव आ जाएगा x, b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और t का डेरिवेटिव आएगा dt by dx। तो बेटा dx को इधर ले जाते हैं तो हमें dx का वैल्यू मिलेगा
ए को इधर ले आते हैं dt बाय ए। तो जब आप ax प्लस बी की जगह पर ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो dx में ये वाला चेंज हो रहा है। तो अगर आप ax प्लस बी की जगह पर t रखने जा रहे हो तो dx की जगह पर आपको ये रखना है, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है ना। सो देयरफॉर हमारा i क्या बन रहा है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b की जगह पर आएगा t और dx की जगह पर आएगा dt बाय a, ठीक है। सो 1 बाय a तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं और बचेगा f ऑफ t dt। अब अगर आप देखेंगे तो f ऑफ t dt किसी भी फंक्शन का f ऑफ x का इंटीग्रेशन आपको पता है g ऑफ x प्लस c लिखना है क्योंकि ये गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिवन की हेल्प से आप लोग i का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 बाय a एज इट इज इनटू f ऑफ t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, g ऑफ t प्लस c, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल आप ले सकते हो g ऑफ x, ठीक है। तो उस हिसाब से f ऑफ t का इंटीग्रल आएगा g ऑफ t, रीजन लिखेंगे सिंस फ्रॉम गिवन, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे तो 1 बाय, जैसे आप इंटीग्रल निकालते हो t की जगह पर उसका ओरिजिनल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। तो t की जगह पर हम लोग लिखेंगे g ऑफ ax प्लस b प्लस c। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल g ऑफ ax प्लस b एंड डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है। तो ये रिजल्ट पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर। चलिए ये था हमारा फर्स्ट कोरोलरी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोरोलरी देखते हैं सेकंड वाला। इसको पॉज करके आप लोग ये लिख सकते हो। सेकंड कोरोलरी क्या है, सेकंड कोरोलरी के अंदर आपके पास है इफ की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x रेज टू n इनटू f डैश ऑफ x है dx। तो आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो क्या प्रूव करना बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी फंक्शन है आपके पास जिसका पावर n है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, n -1 नहीं है। तो कोई भी फंक्शन उसका nth पावर दिया है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव से अगर उसको मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है तो लेट LHS लेंगे, लेट I बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x रेज़ टू n इनटू f डैश ऑफ x dx। I बोल सकते हो या फिर LHS बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन, f ऑफ x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू t। अब मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन के बाद में डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू, देखना किसके साथ, x के साथ में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x का मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिल रहा है f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x और t का डेरिवेटिव आएगा dt बाय dx। अब dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x dx इज इक्वल्स टू dt। समझ में आ रहा है, f ऑफ x की जगह पर t सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से f डैश ऑफ x dx ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया dt के अंदर। सो देयरफॉर आपका आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल बनेगा f ऑफ x की जगह पर आएगा t रेज़ t और f डैश ऑफ x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से। अब ये तो बेटा स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा है, तो वो क्या आता है, t रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। अब t की जगह पर क्या आएगा, t की, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल लिया है तो t की जगह पर जो भी सब्स्टिट्यूशन था वो उसको फिर से रख देना है। सो t की जगह पर आएगा f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड रिजल्ट हमें मिला है कि कोई भी फंक्शन का पावर दिया है विदाउट एक्सेप्ट 1 -1 और अगर उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव से तो उसका इंटीग्रेशन आपको ऐसे लिखना है। तो इसको एज अ फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, ये रिजल्ट से रेडी रेफरेंसेस है, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे हम लोग कोरोलरी, इसको पॉज करके लिखो आप। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड वाला इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मेरे पास है f डैश ऑफ x बाय nth रूट ऑफ f ऑफ x dx। सो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है f ऑफ x रेज़ टू 1 माइनस 1 बाय n बाय 1 माइनस 1 बाय n प्लस c, ठीक है बेटा।
तो इसको समझते हैं, पहले तो फंक्शन का फॉर्मेट समझते हैं, ये किस फॉर्मेट में है आपका फंक्शन। तो डिनोमिनेटर के अंदर एक फंक्शन है जिसका nth रूट दिया है, ठीक है, nth रूट है, फंक्शन है। अब जो रेडिकन है आपका, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिया है, तो आप अगर ऐसे फॉर्मेट में आपको कोई फंक्शन मिलता है, इस ढांचे के अंदर अगर कोई फंक्शन है आपके पास कि नीचे रूट के अंदर, nth रूट के अंदर, मतलब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आएगा, nth रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन दिया है और उसका अगर उस फंक्शन का अगर रेडिकन जो है आपका, उसका अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, सॉरी इंटीग्रल क्या मिलेगा, f of x raised to 1 minus 1 by n divided by 1 minus 1 by n। अब इसको प्रूव करेंगे। सो लेट I be equals to LHS लेंगे, that is f dash of x by nth root of f of x। तो ऑब्वियसली किसके जगह पर सब्स्टिट्यूशन आएगा, f of x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आएगा। क्या आएगा, पुट f of x is equals to t। अगर मैं f of x की जगह पर t रखता हूँ, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। So differentiating with respect to x, we get f of x का डेरिवेटिव आएगा dash of x, t का डेरिवेटिव आएगा dt by dx। So that is आप लोग लिखेंगे f dash of x dx लेफ्ट में आएगा which is equals to dt। So dx और f dash of x into dx के ऊपर रिप्लेस होगा dt। तो देयरफॉर आपका दिया हुआ इंटीग्रल बनेगा 1 by nth root of t into dt। समझ रहे हो बात को, f dash of x dx के ऊपर आया dt और f of x के ऊपर आया t। अब आप इसको लिख सकते हो 1 by t raised to 1 by n dt, ठीक है। सो I क्या बनेगा बेटा, I is equals to इंटीग्रल ऑफ, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले आते हैं, सो t रेज टू -1 by n into dt। तो ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना। इंटीग्रल कौन सा है, x रेज टू n dx। क्या होता है इसका इंटीग्रल, x रेज टू n plus 1 by n plus 1 plus c। तो सेम चीज यहाँ पर यूज करनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, t रेज टू -1 plus n plus 1 डिवाइडेड बाय -1 plus n plus 1 plus c। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखूंगा तो कैसे दिखेगा, 1 -1 by n, बस इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 -1 by n plus c। तो यही तो हमें प्रूव करना था, बस t की जगह पर रिसब्स्टिट्यूट कर दो जो भी लिया था। सो f of x रेज टू 1 -1 by n डिवाइडेड बाय 1 -1 by n plus c। तो ये है हमारा तीसरा रिजल्ट, इसको भी ध्यान में रखेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ रिजल्ट देखेंगे अभी। सो फोर्थ रिजल्ट है हमारा, पर्टिकुलर केस लेते हैं, इसी रिजल्ट का पर्टिकुलर केस कि न्यूमरेटर में f dash of x है और नीचे f of x है dx, ठीक है ना। तो इसका नतीजा क्या होगा, सो 2 times root of f of x plus c। तो थर्ड कोरोलरी का ये पर्टिकुलर केस है। कैसे पर्टिकुलर केस है, तो थर्ड कोरोलरी के अंदर यहाँ पर nth रूट था, अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है। मतलब पर्टिकुलर जब स्क्वायर रूट रहेगा डिनोमिनेटर में, किसी फंक्शन का स्क्वायर रूट दिया है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तब ऐसे सिचुएशन में इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने का अगर सवाल पैदा होता है तो उसका इंटीग्रेशन रहेगा 2 times root f of x, मतलब 2 times डिनोमिनेटर रहेगा। अब हम लोग इसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे। दिया हुआ क्या है, f dash of x डिवाइडेड बाय रूट f of x dx। सब्स्टिट्यूशन यही होगा, डिफरेंशिएशन के बाद में यही बनेगा आपका, f dash of x dx बन जाएगा dt। बस यहाँ पर n नहीं रहेगा, यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 1/2, तो ये न्यूमरेटर में चला आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2। फिर आप इसको -1/2 plus 1 लिखेंगे, -1/2 plus 1। तो ये बेसिकली है क्या, -1/2 plus 1 मिलेगा आपको 1/2, और ये भी बन जाएगा 1/2। तो ये 1/2 का 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 2 times root t plus c। t रेज़ टू 1/2 मतलब रूट t। तो t क्या था आपका, f of x था, तो f of x plus c, ठीक है। तो ये बेसिकली फोर्थ रिजल्ट जो है वो पर्टिकुलर केस से रेडी रेफरेंस के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है बेटा, मतलब ऐसे वाले केसेस में यूज होगा। अब इसके बाद में लास्ट रिजल्ट आता है हमारा, इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिखेंगे पॉज करके। लास्ट केस आता है, लास्ट रिजल्ट आएगा, लास्ट कोरोलरी, इंटीग्रल ऑफ f dash of x by f of x dx। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिया है, तब इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल आएगा log
ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देख रहे हो इंटीग्रल क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर का लॉग, ठीक है ना, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर इज द इंटीग्रल ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन। सो इसको प्रूव करना है तो लेट एलएचएस लेंगे लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ऑब्वियसली बेटा एफ ऑफ एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा, सो पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर टी रखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू dt बाय dx। सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा f डैश ऑफ x dx व्हिच इज इक्वल्स टू dt। सो f डैश ऑफ x dx की जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा dt और f ऑफ x की जगह पर आएगा t। सो देयरफॉर I आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय t इनटू dt। तो आपको तो पता है 1 बाय x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ mod x दैट इज log ऑफ mod t प्लस c। लेकिन t क्या है आपका t है f of x। so this is what we have to prove। so ये पांचवा रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जगह पे यूज होगा ये, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक बार टाइम चेक करता हूँ, अरे काफी टाइम है, चलिए आधा घंटा हुआ अभी तक। तो अभी ये 5 रिजल्ट्स और वो एक थ्योरम, इनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब इन्हीं को यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल निकालेंगे जो बचे हुए थे, ठीक है। कौन कौन से बचे थे, तो tan cot sec एंड कोसेक, इन चारों का हमें इंटीग्रेशन, इन चारों को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके जो भी रिजल्ट आता है उसको एज अ फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो जो भी कैलकुलस के अंदर जितने भी टॉपिक्स आप लोग स्टडी कर रहे हो, सेपरेट साथ में एक फॉर्मूला बुक बनाओ जिसके अंदर फॉर्मूलाज लिखोगे, जिसके अंदर आप लोग रेडी रेफरेंसेस के लिए कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन ध्यान में रखेंगे, कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव ध्यान में रखेंगे और सारे रिजल्ट्स थियरम्स उसके अंदर रहेंगे जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x मुझे निकालना है dx। सो इसका रिजल्ट क्या आता है हम लोग खुद प्रूव करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो tan x का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, सो मैं इसको बोलता हूँ लेट i बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ tan x dx। अब बेटा मैं अगर tan x को लिखता हूँ sin x बाय cos x, ठीक है, dx, तो क्या होगा, अगर आप देखेंगे अभी जो हम लोगों ने लास्ट में रिजल्ट देखा था कोरोलरी के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर एक फंक्शन है cos x और उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। तो अगर आप लोग यहाँ पर न्यूमरेटर को साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना, और बाहर भी मल्टीप्लाई, तो ओरिजिनल फंक्शन के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना आपको, ये cos x का डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। हमने अभी क्या देखा था, हमने अभी रिजल्ट देखा था ना, f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, log ऑफ mod f ऑफ x होता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज और ये इस ढांचे में है, सो इसका इंटीग्रल सीधा हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ mod cos x प्लस c। अब ये माइनस में जंप करके cos के सिर के ऊपर जा बैठेगा, सो mod ऑफ cos x रेज टू -1 प्लस c, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली है क्या, log ऑफ 1 बाय cos n प्लस c। सो 1 बाय cos क्या होता है sec, सो log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c आपके पास है। सो आप लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ mod sec x प्लस c, ठीक है। आप लोग बेटा यहां से आगे देखो, यहां तक आप लोगों ने सॉल्व किया था, यहां से आगे इस मेथड से करो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए यहां से आगे मैं लिखता हूं पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के साथ में, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको cos x का डेरिवेटिव मिलेगा माइनस sin x और t का डिफरेंशिएशन आएगा dt बाय dx। तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, सो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन आपके पास सिर्फ sin x इनटू dx है, तो दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x dx बन जाएगा माइनस dt। तो बेटा जब आप cos x की जगह पर t का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब आपका sin x dx बन रहा है माइनस dt। सो जब आप cos x की जगह पर t रख रहे हो तो dx की जगह पर आएगा sin x dx की जगह पर आएगा माइनस dt। सो इस माइनस को बाहर ले लो तो 1 बाय t dt आपके पास है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod t प्लस c। लेकिन आपका t क्या है, तो t है cos x, उसको फिर से लिखेंगे प्लस c और फिर ये ऊपर ले जाके वही रिजल्ट आपको फिर मिलेगा। मतलब आपको अगर एग्जाम में इसका प्रूफ
पूछते हैं 2 मार्क के लिए, ये पूछा जा सकता है काफी टाइम में, एक दो बार पूछा है ये बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आपको ये प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग या तो सीधा ऐसे लिखो या फिर यहाँ से ये स्टेप करके लिखो, दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है। फाइनली आपको यहाँ से आगे देखो, यहाँ पर ये माइनस को ऊपर ले जाना है, जैसे इस वाले स्टेप के बाद, इस वाले स्टेप के बाद जो 3 स्टेप्स है वो इसके बाद में आएंगे, ठीक है। तो आपको जो मर्जी करना है करो। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन की जगह पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पैदा हो सकता है, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी भी मैं आपको हर बार बताता रहूँगा कि आपके अगर डेरिवेटिव्स अच्छे से याद है किसी भी फंक्शन के, तो आपको देख के समझ में आता है कि अगर मैं इसके जगह पर सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो ds के साथ में कौन कौन dt बनेगा। देखो बेटा, आप जिस भी चीज की जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें उसके अंदर t में आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकाल रहे हो तो यहाँ पर x भी मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t भी मौजूद है, ऐसे कैसे जमेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे, ये तो आपके स्कोप के बाहर है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने cos x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट किया है तो sin x और dx सब मिला के t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तभी उस सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब है। नहीं तो मैं cos x की जगह पर t रख रहा हूँ और फिर सिर्फ dx ही चेंज हो रहा है, sin x तो एज इट इज रहेगा, उसका तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, उसको तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं वो इस हिसाब से करना है कि सारा कुछ t में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप लोगों को मैं एग्जांपल में और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन गया है, इसको फार्मूला बुक के अंदर लिखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ये इसको ऐड करना है अभी मेमोरी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग अभी cot का इंटीग्रेशन निकालेंगे, cot x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो क्या आता है, ठीक है। तो ये जगह खाली कर देते हैं। अब मुझे cot x का इंटीग्रेशन चाहिए, सो अगर आप देखेंगे तो cot को हम लिख सकते हैं cos बाय sin। अब तो यहाँ पर बेटा सीधा सीधा दिख रहा है, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा ऊपर दिख रहा है, मतलब आप सीधा इसका लिख सकते हो इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ mod sin x प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस वे से इसका प्रूफ लिख रहे हो तो आपको रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा, सिंस इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx होता है log ऑफ mod f ऑफ x प्लस c। ये रीजन दे दो, बात खत्म हो गई, 3 स्टेप्स में इसका प्रूफ आ गया। सो इंटीग्रल ऑफ cot x क्या होता है, log ऑफ mod sin x होता है, ठीक है बेटा, प्लस c। ये सेकंड फार्मूला हमें मिला है। यहाँ से आगे आप सब्स्टिट्यूशन यूज करके भी कर सकते हो, sin x की जगह पर t रखो, डिफरेंशिएट करो, cos x dx मिल जाएगा dt, सेम तरीके से आएगा, ठीक है। पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ना है, हमें निकालना है इंटीग्रल sec x का। अब sec x का इंटीग्रल बेटा आपको sec x के इंटीग्रल के लिए 2 फॉर्मूले, बेसिकली 2 रिजल्ट याद रखने हैं आपको, sec x dx। सो इसका इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस c, और दूसरा आएगा log ऑफ mod tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c। तो sec x का इंटीग्रल जब लिखेंगे तब आप ये वाला भी फंक्शन लिख सकते हो, ये वाला फंक्शन भी लिख सकते हो, जैसे आपको एग्जांपल के अंदर नीड है, तो दोनों भी रिजल्ट्स आपके ध्यान में होने चाहिए। तो सबसे पहले sec x का इंटीग्रेशन, देखो ये प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। या तो ये देखिए ये पूछेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, और अगर ये देखिए अगर ये रिजल्ट पूछे तो थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा। तो अगर इसका अगर आपको ऐसे पूछते कि प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ sec x dx इज इक्वल टू दिस, तो समझ लेना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर सिर्फ ये वाला पूछते हैं तो 2 मार्क्स का है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, लेट, हमें जो प्रूव करना है हम उसको आई कंसीडर करते हैं sec x dx। यहाँ पर ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो करे बगैर आप इसका प्रूफ लिख ही नहीं सकते। क्या स्टेज है, आपको दिया हुआ फंक्शन sec x है, तो आप इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो डिवाइड भी करेंगे sec x प्लस tan x, ठीक है। और ये करने के बाद में अब आप आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ना है, ऊपर और नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद अब सब्स्टिट्यूशन आएगा, पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। sec x प्लस tan x की जगह पर हम लोग t रखेंगे। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x into tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और यहाँ पर t का डेरिवेटिव आएगा dt by dx। दोनों टर्म्स में से sec x को कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा tan x प्लस sec x और ये dx लेफ्ट में लाएंगे तो dt। तो देख रहे हो आप, जैसे आपने sec x plus tan x के जगह पर t सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूमरेटर इनटू dx पूरा dt बन गया। सो देयरफॉर आपका i बनेगा, देखो sec x into sec x plus tan x into dx, इस पूरे का वैल्यू क्या है dt और sec x plus tan x क्या है t। सो आपके पास है 1 by t dt। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है log of mod t plus c। लेकिन t क्या है, एक बार इंटीग्रल निकाला तो t को रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फंक्शन से। सो I इज इक्वल टू आपको मिला है log of mod t, t का मतलब क्या, sec x plus tan x, ठीक है बेटा, और प्लस c। तो लास्ट में therefore करके I क्या था आपका, इंटीग्रल ऑफ sec x था। सो इंटीग्रल ऑफ sec x dx बन गया log of mod sec x plus tan x plus c, ठीक है। तो ऐसे होगा सॉल्यूशन इसका। अब इसी को ये sec x का इंटीग्रल आया है, लेकिन sec x plus tan x को हम लोग और सिंपलीफाई करके इस मतलब sec x plus tan x का ये वैल्यू होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे होता है इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये आता है आप लोग यहाँ पर बोलेंगे नाउ sec x plus tan x इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे सिंपलीफाई विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो sec x को हम लोग लिखेंगे 1 by cos प्लस इसको लिखेंगे sin by cos, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से आप इसको लिख सकते हो 1 plus sin x by cos x। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो जो प्रूव करना है उसके अंदर एंगल आपको पाई बाय 4 एक दिख रहा है और दूसरा x का हाफ एंगल दिख रहा है x by 2। तो x by 2 कैसे मिल सकता है, तो 1 को आप लिखेंगे sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, sin थीटा को लिखेंगे 2 sin x by 2 into cos x by 2 और cos थीटा, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, ठीक है। सो न्यूमरेटर में आपको देखो इधर का ये वाला पोर्शन आप पॉज करके लिख लेना। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं I सॉरी हम लोग इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। सो sec x plus tan x इज इक्वल टू, हमें न्यूमरेटर के अंदर क्या मिला बेटा, sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर मिला है। और डिनोमिनेटर में अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान के इसको स्प्लिट करूं तो मुझे मिलेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा cos x by 2 माइनस sin x by 2, ठीक है। सो एक ब्रैकेट इसके साथ में चला गया तो बचा क्या, sin x by 2 प्लस cos x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 माइनस sin x by 2, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर के अंदर हमने देखा ही है। तो अगर मैं ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करता हूं तो sin x by 2 by cos x by 2 मिलेगा tan x by 2, cos x by 2 by cos x by 2 1, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस यहाँ पर मिलेगा tan x by 2। सिंस बाय डिवाइडिंग बाय cos x by 2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x by 2 से डिवाइड करने से ये मिला। अब आप लोग tan x by 2 और 1 को लिख सकते हो tan pi by 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 को लिखा tan pi by 4 माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हो tan pi by 4 इनटू tan x by 2, क्योंकि tan x by 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह tan pi by 4 लिखा। तो ये किसका एक्सपेंशन है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसको 1 ही रखिए 1 माइनस tan a tan b। तो इसको आप क्या लिखेंगे, tan ऑफ pi by 4 प्लस x by 2 या फिर tan ऑफ x by 2 प्लस pi by 4। तो आप लोग sec x plus tan x जो हमारा इंटीग्रेशन आया था, तो sec x plus tan x की जगह पर therefore बोल के इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली sec x का इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो आप ये और ये दोनों भी वैल्यूज आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। सो अभी लास्ट एक रिजल्ट है बेटा हमारा जो है cosec x dx। सो cosec x dx को हमें इंटीग्रेट करना है। तो cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या है, इसको पॉज करके लिखना है आपको। सो cosec x dx में भी आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसा एडजस्टमेंट है देखेंगे। सो cosec x dx में लेट I be इक्वल्स टू
इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स dx है मेरे पास, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, जैसे पिछले वाले में सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा t का। तो इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस कोसेक का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इसमें से अगर मैं कोसेक एक्स को कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको मैंने बाद में लिखा है, dx इधर आएगा विच इज इक्वल टू dt। तो बेटा डिनोमिनेटर की जगह पर आपने t सब्स्टिट्यूट किया तो पूरा न्यूमरेटर इनटू dx बन गया dt। सो देयरफॉर आपका i क्या बन रहा है, आपका i बन रहा है पूरा ये न्यूमरेटर इनटू dx dt बन रहा है, तो 1/t इनटू dt आएगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल टू log of mod t plus c। सो दिस इज इक्वल टू t की जगह पर क्या आएगा, कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। तो पहला फॉर्मूला आपको मिला log of कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है। देखो आप जब फॉर्मूला इसका ध्यान में रखते हो ना, तभी आपको ये वाला स्टेप भी ध्यान रहता है, क्योंकि देखो sec x का इंटीग्रल था sec x plus tan x, तो समझ में आता है कि sec x plus tan x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला याद है कोसेक x माइनस कॉट x, तो कोसेक x माइनस कॉट x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब नाउ कोसेक x माइनस कॉट x को सिंपलीफाई करेंगे, तो कोसेक x माइनस कॉट x, तो कोसेक x को आप लिख सकते हो 1/sin और कॉट को लिख सकते हो cos/sin, ठीक है। सो sin डिनोमिनेटर में एक ही बार आएगा और ऊपर वाले को आप लिखेंगे 1 माइनस cos x। सो 1 माइनस cos को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स sin स्क्वायर x/2 एंड sin x को लिख सकते हो 2 sin x/2 इनटू cos x/2। सो 2 विल गेट कैंसल, 1 sin विल गेट कैंसल, सो आपको क्या मिल रहा है sin x/2 बाय cos x/2। सो दिस इज इक्वल्स टू tan x/2, है ना। सो कोसेक x माइनस कॉट x की जगह पर आप tan x/2 लिख सकते हो, तो आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया log of tan x/2 प्लस c, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू log of tan x/2 प्लस c। तो कंफ्यूजन नहीं होने देना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेटा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाता है। हम लोगों ने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखे हैं और शुरुआत में कुछ थ्योरम और उसके रिजल्ट देखे हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, बार बार रिवाइज करना है। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर।